Welcome dear student. Today we learn the remaining part of lesson 2. इस लेसन के अंदर अपन ने पढ़ लिया था कि किस तरह से राइटर और उसकी फैमिली है वो संसार के चारों ओर एक जो समुद्री यात्रा करके जो चक्कर लगा रहे हैं उसके अंदर किस तरह से वो तूफान से सामना करते हैं और साहस के साथ में कैसे वो आगे बढ़ते हैं, इसका अपन ने पीछे वर्णन किया था। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, यदि अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें जिससे कि उनको भी इसका फायदा हो सके। आई चेक एंड रीचेक माई कैलकुलेशंस, मेरी जो गणनाएं हैं उनको एक बार मैंने पुनः जांचा। वी हैड लॉस्ट ओवर मेन कंपास एंड आई वाज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस। तो वी हैड लॉस्ट ओवर मेन कंपास, हमारा जो मुख्य दिशा सूचक यंत्र है उसको हमने खो दिया था और इसकी जगह हम एक स्पेयर को यूज कर रहे थे जो कि चुंबकीय जो गणना है या बदलाव है उसके लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, मेड एन अलाउंस यानी संभावनाओं को स्वीकार करना, मैंने उन संभावनाओं को स्वीकार किया। फॉर दिस, इसके लिए। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स, तो करंट्स यहाँ पर समुद्री धाराओं के लिए यूज हुआ है। और इसके अलावा एंड अनदर एस्टिमेट, और अन्य आकलन भी किया, ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स, कि उन पश्चिमी जो समुद्री धाराएं हैं उनके प्रभाव के लिए, विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, जो उस हिंद महासागर है उसके जिस हिस्से के अंदर वो बह रही थी। तो इस प्रकार से जो राइटर है वो अपनी जो डेस्टिनेशन या पहुंचने की जगह है उसको खोज करने के लिए वह अपने एक जो सही गणना न करने वाला कंपास है या स्पेयर है उसकी सहायता से और अन्य धाराओं की दिशाओं के द्वारा वह आकलन करता है। अबाउट 2 PM, और लगभग दोपहर 2 बजे, आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लेरी टू स्टीयर यानी परिचालन करना, ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री। तो ये कहता है कि लगभग 2 बजे मैं डेक यानी जहाज की छत के ऊपर गया और लेरी जो क्रूमैन जिसको कि केप टाउन से लिया गया था उसको मैंने कहा कि जहाज को 185 डिग्री के कोणीय एंगल के ऊपर इसका परिचालन किया जाए। इफ आर लकी, यदि हम भाग्यशाली हुए। आई टोल्ड हिम विथ ए कन्विंसन, मैंने उसको इस विश्वास के साथ में कहा। आई डिड नॉट फील, मैं कुछ भी महसूस नहीं कर रहा हूँ। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, तो यह संभावना जताई जा रही है कि लगभग 5 बजे के लगभग हमें द्वीप दिखाई दे देगा। देन विथ ए हैवी हर्ट, तब एक भारी हृदय के साथ में, आई वेंट बिलो, मैं नीचे चला गया। तो नीचे कहाँ चला गया बच्चों, कि जो जहाज होती है ना उसके अंदर नीचे कंपार्टमेंट बने होते हैं आराम करने के, रहने के, खाना पीना बनाने के, तो मैं वहां पर चला गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज ऑफ, और मैं मेरी जो शयन कक्षी जगह है वहां पर चढ़ा और आश्चर्यचकित रूप से डोज ऑफ यानी मेरे को झपकी आ गई यानी नींद आ गई। व्हेन आई वोक इट वाज 6 PM, और जब मैं जगा तो ये 6 बजे का समय था। एंड ग्रोइंग डार्क, और उस समय तक अंधेरा हो गया था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और मैंने जाना क्योंकि 6 बज गए थे और आशा 5 बजे तक ही उसने की थी, तो आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और मैं जान गया कि हमने उस द्वीप को खो दिया है यानी हम रास्ता भटक गए हैं। एंड विथ द सेल वी हैड लेफ्ट, और इस प्रकार से हमारी जो यात्रा है वो हमने छोड़ दी है, रास्ता छोड़ दिया है। वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टली विंड्स, और इस प्रकार से जो पश्चिमी विंड्स या हवाएं, तेज हवाएं थी ना, उनका सामना करने की हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई आशा नहीं बची थी। एट द मोमेंट ए टाउजल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक, और उस समय तक टाउजल्ड होता है अस्त व्यस्त, एक अस्त व्यस्त जो सर है वो मेरे पास में, मेरी जो शयन कक्ष है उसमें उभर करके आया। कैन आई हैव ए हग, क्या मैं आपका आलिंगन कर सकता हूँ। जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन कौन है, राइटर का बच्चा है, तो राइटर के बच्चे ने कहा, शू वाज राइट बिहाइंड हिम, और उसके पास में ही
उसकी दाहिनी साइड के अंदर उसकी बहन शू भी वहां पर थी। वाई एम आई गेटिंग हैक नाउ, अरे भाई मेरे को आप बाहू में क्यों लेना चाहते हो, मेरा आलिंगन क्यों करना चाहते हो? आई आस्क, मैंने कहा, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, हुल यानी कंप्लीट, क्योंकि आप इस संसार के सबसे अच्छे पिता हो, एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कप्तान भी हो। माई सन रिप्लाइड, मेरे पुत्र ने जवाब दिया, उनका जो पुत्र जोनाथन है उसने जवाब दिया। नोट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, आज नहीं हूं जॉन मैं आज नहीं हूं। आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत हो गया। वाई यू मस्ट बी, आप ऐसा क्यों हो भाई? सेड शू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, तो शू यानी जो सुजेन है ना, उसने एक तथ्यात्मक आवाज में कहा, यू फाउंड द आइलैंड, आपने उस जो द्वीप है उसको खोज लिया है। क्या आई साउटेड, मैं चीखा या चिल्लाया। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, यह हमारे सामने है। दे कोर्स्ड, यानी उन्होंने एक समेत एक ही स्वर के अंदर कहा कि वो सामने है। एज बिग एज ए बैटलशिप, और ये इतना बड़ा है जितना कि एक युद्धपोत होता है उतना बड़ा है। आई रस्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ इल एम्स्टर्डम। आई रस्ट ऑन डेक, मैं उतावला होकर के उस जहाज की जो छत है वहां पर गया और घूर करके देखा। गेज यानी एकटक होकर के देखना। विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइंस ऑफ इल्म एम्स्टर्डम, जो एम्स्टर्डम द्वीप था ना, उसकी जो आउटलाइन यानी बाहरी रेखा है उसको मैंने एकटक होकर के देखा। इट वॉज ओनली ए ब्लैक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, और ये जो द्वीप है वो एक काला टुकड़ा है एक ज्वालामुखी की राख का। यानी इस एम्स्टर्डम जो आइलैंड है बच्चों, ये आइलैंड है, ये साउथ अफ्रीका यानी केपटाउन और ऑस्ट्रेलिया के जो बीच की जगह है समुद्र के अंदर, वहां पर एक द्वीप है, और इस द्वीप का निर्माण है वो ज्वालामुखी की राख से हुआ है। विथ लिटिल वेजिटेशन, इसमें थोड़ी बहुत वेजिटेशन या वनस्पति भी है। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और यह संसार का सबसे सुंदर द्वीप है। वी एंकर्ड ऑफ शोर, देखो इन शोर तो शोर समुद्र तट को बोलते हैं, इन शोर तो समुद्र तट पर, ऑफ शोर यानी समुद्र तट से दूर यानी समुद्र में। वी एंकर्ड यानी लंगर डालना। फॉर द नाइट, हमने रात भर के लिए समुद्र के अंदर ही लंगर डाल दिया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore, और उस द्वीप के सभी जो 28 निवासी हैं उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक हमारा स्वागत किया। हेल्प अस एशोर, और वो हमारी उस तट के ऊपर सहायता करना चाह रहे थे। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, देखो यहाँ पर जो राइटर है उसको एक बार पुण्य आश्चर्य होता है कि उसके पैरों के नीचे जमीन आ गई। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लेरी एंड हर्बी, और मेरे जो विचार हैं वो पूर्ण रूप से उस लेरी और हर्बी के लिए भी थे। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेसेज, डायरेस्ट स्ट्रेस यानी भयंकर तनाव। तो देखो ये जो जीत है, ये उनकी जो यात्रा है, इसके अंदर ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादिता है, आशावादिता और करेज, इसे जो मेन थीम है या मेन विचार है इस कहानी के अंदर, उसमें करेज एंड ऑप्टिमिस्टिक ये दो चीजें आती हैं। तो वो दोनों लोग प्रसन्नता पूर्वक जो आशावादी थे, उसी के कारण इन्होंने इस भयंकर जो तनाव है उसके अंदर इस टापू की खोज कर ली। मोस्ट ऑफ ऑल, और हम में से लगभग सभी लोग, आई थॉट ऑफ ए 7 year old गर्ल, अब वह अपनी छोटी सी जो 7 वर्ष की जो लड़की है उसके बारे में सोचता है। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, जो कि विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल। तो देखो ये एक छोटी सी जो 6 वर्ष की बच्ची है, उसके जो सर के चोट लगी थी, और वो चोट भी इतनी खतरनाक थी कि बाद में उसके कितने 6 से भी ज्यादा ऑपरेशन करने के बाद में
जो खून आ रहा था या जो खून का धब्बा था उसको दूर किया जा सका। तो इतनी उसके गंभीर चोटें थी, लेकिन फिर भी वो अपनी चोट से अपने माता पिता व साथ वालों को चिंतित नहीं करना चाहती थी। एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, और एक वह 6 वर्ष का बच्चा जोनाथन था, वो भी बिल्कुल भी मौत से नहीं डर रहा था। तो इस जो एक क्रू मेंबर्स हैं, इन क्रू मेंबर के अंदर कौन है? राइटर है, उसकी पत्नी मेरी है, उसका जो लड़का है जोनाथन है, और उसकी लड़की सुजेन है वो है, और इसके अलावा जो 2 नाविक जिनको उन्होंने हायर किया था वो हैं। ये सभी लोग हैं, वो सभी लोग करेजियस हैं और विपत्ति का एक साहस के साथ में सामना करते हैं, और इस प्रकार से वो एक जो भयंकर या खतरनाक जो यात्रा है, उस खतरनाक यात्रा के अंदर भी वो उसको पार कर जाते हैं। इस यात्रा में अपन देखते हैं, यदि राइटर है वो डर करके अपना हौसला खो देता और वह ऊपर आकर के उस पानी को, जो जहाज के अंदर पानी आ रहा था, उस पानी को नहीं रोक पाता, जो पाल वगैरह हैं उनको मेंटेन नहीं कर पाता, तो शायद वो समुद्र के अंदर ही रह जाते। तो इस प्रकार से यह एक करेज और साहस है, ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादिता की इसके अंदर जीत हो जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों इसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अपन इसके क्वेश्चन आंसर है उनको थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले आता है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। इसी मूल पाठ को समझ करके अपन को आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन। कैप्टन है कप्तान, कौन है यहाँ पर कैप्टन? तो यहाँ पर राइटर है। तो कैप्टन के अंदर जो कदम उसने उठाए, कौन कौन सी स्थिति के, उसकी सूची बनाना है। पहले तो टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगेन, जब जो बेकार मौसम है वो स्टार्ट हुआ तो उसने जहाज को बचाने के लिए क्या किया? पहला क्वेश्चन तो ये है, तो इसका आंसर आ जाएगा इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम रफ वेदर द कैप्टन डिसाइडेड टू स्लो इट डाउन। तो उस खतरनाक मौसम से उस जहाज को बचाने के लिए सबसे पहले कप्तान ने क्या किया कि उस जहाज को धीमा किया। द स्टॉर्म जिब वाज ड्रॉप्ड, जो स्टॉर्म जिब यानी तूफानी जो पाल है उसको नीचे गिरा दिया गया। ए हैवी रोप वाज टाइड अक्रॉस द स्टर्न, और एक मजबूत रस्सी है वो उस स्टर्न के आरू पार बांध दी गई। एवरीथिंग वाज डबल फास्टन्ड, प्रत्येक चीज है उसको दोहरे रूप से बांध दिया गया। तो ये तो पहले का फर्स्ट का आंसर हो गया। अब आप सेकंड देखो, टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप, यानी उस जहाज के अंदर जो पानी आ रहा था, समुद्र का पानी आ रहा था, उसको रोकने के लिए, टू चेक यानी टू स्टॉप, उसको रोकने के लिए राइटर क्या करता है? तो यहां पर लेरी एंड हर्ब स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर। तो लेरी और हर्ब है वो तो पानी को बाहर निकालते हैं। द कैप्टन स्ट्रेच्ड कैनवास एंड स्क्रूड वाटर प्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गैपिंग होल से, और कैप्टन है वो कैनवास या पाल है वो उस होल या छिद्रों के आर पार लगा देते हैं, और इस प्रकार से जो गेट है पानी का उसको बंद कर दिया जाता है जिससे कि पानी अंदर नहीं आ सके। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वोयेजर्स ऑन 4 and 5 जनवरी। 4 और 5 जनवरी को जो समुद्री यात्रा करने वाले लोग हैं उनकी मेंटल स्थिति क्या थी? तो आपने देखा होगा 4 व 5 जनवरी को एक बार तूफान से वो निजात पाने के बाद में एक बार पुनः बादल हैं वो घुमड़ करके आ जाते हैं, आसमान काला हो जाता है। तो इस प्रकार से उनकी जो मेंटल स्थिति है वो बहुत ही डिप्रेशन में वो चले जाते हैं। तो इसका आंसर कैसे देना है बच्चों? ऑन जनवरी 4 द वोयेजर्स फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग आउट वाटर। तो 36 घंटे तक लगातार पानी बाहर निकालने के बाद में उन लोगों ने थोड़ी राहत महसूस की। दे हैड देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और 2 दिन बाद में उन्होंने पहला अपना भोजन किया। देयर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उनका यह चैन या आराम वो थोड़े समय के लिए ही था। देयर कंडीशन बिकेम डेस्परेट अगेन बाई डान ऑन जनवरी 5, क्योंकि 5 जनवरी की जो भोर का समय है उस समय उनकी स्थिति है वो पुनः खराब हो गई। इसका कारण क्या था? बिकॉज ऑफ विंड्स एंड हाई वेव्स, क्योंकि एक बार पुनः
तूफानी हवा और ऊंची लहरें हैं वो चलने लग गई। जॉन आस्क्ड द ऑथर वेदर दे वर गोइंग टू डाई। और उस स्थिति में जॉन है वो अपने पिता को पूछता है या लेखक को पूछता है कि क्या हम मरने जा रहे हैं। एंड सेड दैट वर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, कि हमें बिल्कुल भी मरने से नहीं डरना चाहिए। इफ दे कुड ऑल बी टुगेदर, जब तक वो लोग साथ साथ में हैं। दे वर अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेस। तो इस प्रकार से वो एक बहुत ज्यादा दिमागी तनाव के अंदर दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। डिस्क्राइब द शिफ्ट्स इन द नरेटर ऑफ द इवेंट्स एज इंडिकेटेड इन द 3 सेक्शंस ऑफ द टेक्स्ट। गिव ए सबटाइटल ऑफ ईच सेक्शन। तो नरेटर का जो वर्णन है उसको आपको जो 3 अलग अलग भागों में दिया गया है उसको शीर्षक के साथ में अपन को लिखना है। तो बच्चों अपन देखते हैं कि फर्स्ट जो सेक्शन है उसके अंदर वो अपनी समुद्री यात्रा की तैयारियां करते हैं और अपना 1/3 पार्ट है जो कि अब ब्रिटेन से लेकर के और साउथ अफ्रीका के केप टाउन तक बिल्कुल ही प्रसन्नता के साथ में वो बिता देते हैं। जो मिड के अंदर वो तूफान से लड़ने में बिताते हैं और अगला जो समय है उसके अंदर वो एक द्वीप के पास में पहुंच जाते हैं। तो इसका आंसर अपन को कैसे देना है? द फर्स्ट सेक्शन डिस्क्राइब ए पीसफुल जर्नी फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन अफ्रीका। तो वो केप टाउन तक की 3500 किलोमीटर की जो यात्रा है वो शांतिपूर्वक रूप से करते हैं। द नरेटर, और जो यहाँ पर वर्णन करता है, इज रिलैक्स्ड एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, वो आराम से है और पूरा उसको विश्वास है। एज द वेदर डिटेरियोरेटेड, और जैसे ही मौसम खराब होता है, दे फेस्ड बिग जेगेंटिक वेव, तो वो एक बड़ी बड़ी दैत्याकार या विशालकाय जो लहरें हैं उनसे उनका सामना होता है। दे टूक प्रिकॉशंस टू सेव देम सेल्व्स, और उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए सावधानी बरतना शुरू कर देते हैं। एंड स्ट्रगल विथ द डिजास्टर, और उस विनाश है उससे वो संघर्ष करते हैं। दे वर फाइटिंग दिस बैड कंडीशन विथ कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर, और वो इस बुरी जो स्थिति है उससे विश्वास और दृढ़ शक्ति के साथ में उसका सामना करते हैं। बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और 6 जनवरी की सुबह तक वे वाकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय इवनिंग दे साइटेड द एम्स्टर्डम आइलैंड। तो 6 जनवरी तक उनका वे वाकर है वो चलता हुआ जो एम्स्टर्डम आइलैंड या द्वीप है वहां तक पहुंच जाता है। द नरेटर इज नाउ रिलैक्स्ड, और इस समय जो नरेटर है वो अपने आप को रिलैक्स या राहत भरा हुआ महसूस करता है। जॉय रिलीव्ड, जॉय यानी प्रसन्नचित्त, रिलीव्ड राहत भरा, एंड कंप्लीट कॉन्फिडेंस एंड एप्रिहेंट, और उसको पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस मिल जाता है। एंड एप्रिहेंट यानी स्वाभाविक रूप से वो हो जाते हैं। द सबटाइटल टू ईच सेक्शन इज, और ये जो सभी इनके जो सबटाइटल या उपशीर्षक हैं वो हैं, सेक्शन फर्स्ट का तो हो जाएगा चीयरफुल जर्नी, सेक्शन 2 का आ जाएगा फेसिंग द वेव या लहरों का सामना करना, और सेक्शन 3 आ जाएगा सर्चिंग द आइलैंड या द्वीप या टापू की खोज कर लेना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ योर पेरेंट्स। इन क्वेश्चन को आपको अपने माता पिता के साथ में डिस्कस करना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रंस व्हेन फेस्ड विथ डेंजर। जब वो लोग डेंजर या खतरे का सामना करते हैं तो उस समय जो एडल्ट्स यानी वयस्क और बच्चे हैं उनकी जो प्रतिक्रिया है उनके अंदर आप क्या भिन्नता है वो देख पाते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा, वी डोंट फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द एडल्ट एंड द चिल्ड्रन व्हेन फेस्ड विथ डेंजर। जब वो लोग खतरे का सामना करते हैं तो वयस्क और बच्चों हैं उन दोनों की प्रतिक्रिया में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। बोथ बिहेव करेजियसली विदाउट गिविंग अप, और दोनों ही आशा त्यागे बिना साहसी दिखाई देते हैं।
we see in this story that the author makes use of all the resources, कि यहाँ पर जो लेखक है of his body and mind to cope successfully with the dangers see। तो यहाँ पर लेखक है वो अपने पास में जितने भी जो संसाधन है और अपना जो शरीर है और दिमाग है उनको उस समुद्री खतरे का सामना करने के लिए सफलतापूर्वक लगा देता है। इवन व्हेन ही फाइंड्स दैट देयर एंड वाज नियर, और यहां तक कि उसको जब मालूम चल गया कि उसका अंत है वो नजदीक है, ही डज नॉट गिव अप द फाइट, तो उसने तब भी उसे संघर्ष करना त्यागा नहीं। द साइट ऑफ हिज इंजर्ड चिल्ड्रन डज नॉट डिस्करेज हिम, और उसके जो बच्चे चोटग्रस्त जो बच्चे हैं उन्होंने भी उसको हतोत्साहित नहीं किया। हिज वाइफ मेरी इज इक्वली बोल्ड, और उसकी पत्नी मेरी है वो भी उसके समान ही साहसी थी। शी कीप्स एट द व्हील एट द क्रूशियल मोमेंट्स, शी कीप्स एट द व्हील एट द क्रूशियल मोमेंट्स, और उन निर्णायक जो क्षण है उसके अंदर भी वह स्टीयरिंग के ऊपर रही। सिमिलरली इसी प्रकार से लेरी एंड हर्ब आर चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, और लेरी और हर्ब है वो भी इस भयंकर तनाव की जो समय था उस समय भी वो प्रसन्न और आशावादी रहे। स्ट्रेंजली एनफ, और विचित्र रूप से इवन द चिल्ड्रन शो ए रेयर करेज इन फेस ऑफ द डेंजर, कि जो बच्चे हैं उन्होंने भी उस खतरे को सामना करने के लिए एक विशेष प्रकार का जो साहस है वो दिखाया। दे हेल्प द एडल्ट बाय नॉट मेकिंग मच ऑफ देयर इंजरीज एंड बाय नॉट पैनिकिंग, और उन्होंने जो अपने वयस्क हैं उन वयस्क लोगों का अपनी जो इंजरी या चोटें हैं उनको दिखाए बिना और बिना किसी प्रकार का भय व्याप्त किए उनका सहयोग किया। जॉन by staying that they are not afraid of dying only makes things easier for the author, और उस समय जॉन है उसने कहा कि हमें मरने से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, और ये चीजें लेखकों के लिए और भी उस परिस्थिति को सरल बना देती हैं। सिमिलरली शू ड्रा कैरिकेटर्स ऑफ हर पेरेंट्स, और जो डॉक्टर शू है वो अपनी माता पिता के लिए एक कार्टून का चित्र बनाती है टू मेक देम लाफ इवन इन द डायरेक्ट सिचुएशन, जिससे कि इन भयंकर परिस्थिति के अंदर भी वो अपने आप में हंस सके, थोड़ा हास्य कर सके। तो थैंक यू बच्चों, ओके बाय।